सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस टेगोर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी, जिला धार। आज बीकॉम तृतीय वर्ष के पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस आयकर विधि एवं व्यवहार के तीसरे चैप्टर कृषि आय के संबंध में पढ़ेंगे। कृषि आय की उसमें हम कृषि आय में क्या क्या पढ़ेंगे वो बता दूं। कृषि आय की परिभाषा, कृषि आय होने की शर्तें, कृषि आय के प्रकार, अंशतः कृषि आय, भूमि से संबंधित गैर कृषि आय और कर दायित्व, कृषि आय की गणना की विधि, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कृषि आय की परिभाषा, जो धारा 2 और उपधारा 1A में दी गई है। इंग्लिश में इसको सेक्शन 2 और जो अलग से लिखा है ब्रैकेट में उसको सब सेक्शन बोलते हैं 1A। इसकी परिभाषा देखें। भारत में स्थित कृषि कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली भूमि से प्राप्त किराया या लगान। यहाँ पर ध्यान दें, भारत में स्थित मतलब भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। अगर विदेशों की भूमि हो तो उसको मैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय नहीं मानना है। उसी तरह से उस पर कृषि कार्य किया गया हो और उससे या उसके उपयोग के बदले में या तो किराया मिला हो या फिर लगान मिला हो। किसको मिलता है? ये भूमि के स्वामी को। अगला, कृषि क्रिया अतः उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया अतः उपज को बेचने से कृषक या लगान प्राप्त करने वाले को प्राप्त आय। ये जो आय, जिस आय की हम बात कर रहे हैं, उस आय के लिए या तो कृषि क्रियाएं की गई हो या उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए। जैसे कोई उपज सीधे खेत से बिकने नहीं जाती, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ती है। जैसे कॉफ़ी वाली चीज़ें हैं या भांग है या और भी कुछ चीज़ें से होती है जो डायरेक्ट नहीं बिकती है, खेत से लाने के बाद भी कुछ प्रोसेस करना पड़ती है। तो वो वाली क्रियाएं करने से और बेचने से अगर कृषक को कोई आय होती है तो उसको हम कृषि आय कहते हैं। अगला, कृषि कार्य के संबंध में उपयोग आने वाले मकान की आय। ये फार्म हाउस से संबंधित है। यदि कोई फार्म हाउस है और वो कृषि कार्यों के उपयोग में आ रहा है, कृषि संबंधित कामकाज में उपयोग में आ रहा हो, तो ऐसे मकान की अगर कोई आय होती तो उसको भी हमको कृषि आय मानना है। और इसी के साथ इसका देखें, ऐसा मकान कृषि भूमि के बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए तथा उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो। यदि उस भूमि पर कोई लगान या स्थानीय कर नहीं लगता हो तो ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। और एक और है, नर्सरी में छोटे पौधे तैयार करने से आय। ये तीन चार जो चीज़ें हैं उससे जो भी आय होगी उसको हमको कृषि आय मानना है। ये मकान के बारे में फार्म हाउस के संबंध में एक पॉइंट आया था, क्या है? ग्रामीण क्षेत्र। तो ये ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, इसको देखें। ग्रामीण क्षेत्र से आशय नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हो तथा निम्नलिखित दूरी के अंतर्गत नहीं आता हो। जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक हो तो स्थानीय सीमाओं के 2 किमी के अंदर, जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक हो तो 6 किमी के अंदर, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो 8 किमी के अंदर। यहाँ 2 किमी, 6 किमी और 8 किमी पर ध्यान दें। यदि इस 2, 6 या 8 किलोमीटर के अंदर अगर स्थित है तो उसको शहरी क्षेत्र माना जाएगा और इसके बाहर स्थित है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। उदाहरण के लिए इंदौर की जनसंख्या 23 लाख है तो इंदौर नगर निगम की स्थानीय सीमा के 8 किमी के अंदर के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र तथा 8 किमी के बाहर के क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। कृषि आय होने की शर्तें। हमने कृषि आय की परिभाषा देखी, उससे कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई है। तो उन शर्तों को हम देखें कि किस शर्त को पूरी करने पर हम उसको कृषि आय मानेंगे। सबसे पहला हम देखें, कृषि आय भूमि से संबंधित होना चाहिए। कृषि आय भूमि से संबंधित होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, अब जैसे खदान है,
नदी है, समुद्र है, जंगल आदि, इनसे अगर कोई आय होती तो उसको हम कृषि आय नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भूमि से संबंधित है। लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी आय के संबंध में कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं की जाती है। अगला, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। कृषि आय मानने के लिए जिस आय की बात या जिस भूमि की आय की बात हम कर रहे हैं, वो कृषि भूमि भारत में स्थित होना चाहिए। यदि भूमि विदेश में स्थित हो तो विदेश की भूमि से आय को हम कृषि आय नहीं मानेंगे। अगला, भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए होना चाहिए। भूमि पर जुताई, बुआई, सिंचाई आदि कृषि क्रिया की गई हो। अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे कृषि कार्य के अंतर्गत नहीं आते। नर्सरी में तैयार किए गए पौधों से आय भी कृषि आय मानी जाएगी। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है, जिस भूमि की आय की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भूमि से संबंधित क्रियाएं की होना चाहिए, जैसे निंदाई, गुड़ाई, पानी देना, सिंचाई करना, और भी जो इससे कृषि कार्य से संबंधित चीज़ें हो वो की जानी चाहिए। अगर अपने आप कोई पेड़ उगाया हो तो उसकी आय भले वो भूमि पर हो, लेकिन हम उसको कृषि आय नहीं मानेंगे। तो नर्सरी में तैयार किए पौधे, यहाँ कृषि कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं और उसके बाद उसका विक्रय किया जाता है, तो यहाँ की आय को भी हम कृषि आय मानेंगे। भूमि में हित होना, भूस्वामी या किराएदार या गिरवी रखने वाले को प्राप्त आय ही कृषि आय मानी जाती है, क्योंकि इनका भूमि में हित होता है। खड़ी फसल को खरीदकर बेचने से प्राप्त आय कृषि आय नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान दें, भूमि में हित होना से मतलब ये है कि जिस भूमि की बात कर रहे हैं, जिस कृषि आय की बात कर रहे हैं, उस भूमि की आय उस भूमि के मालिक के लिए ही आय होगी, है ना। अगर कोई और उस फसल को खरीद कर बेच देता है, तो खरीद कर बेचने वाले के लिए भले वो भूमि से ही फसल खरीद के बेच रहा है, लेकिन तो भी उसके लिए कृषि आय नहीं होगी। कृषि आय केवल उसके लिए मानी जाएगी जिस का वो मालिक है, जिस खेत का जो मालिक होगा उसके लिए ही कृषि आय मानी जाएगी। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं, आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि आय भूमि से संबंधित होना चाहिए, कृषि भूमि से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, वो भूमि भारत में होना चाहिए। तीसरा, उस भूमि पर कृषि क्रियाएं की गई होना चाहिए। और अगला, उस भूमि पर उस व्यक्ति का, जिसकी भी हम आय की बात करें, उस व्यक्ति का हक होना चाहिए, उसके नाम की ज़मीन होना चाहिए, वो उस भूमि का स्वामी होना चाहिए। कुल मिलाकर अंत में हम देखें, इस प्रकार सरल शब्दों में भूस्वामी या किराएदार को भारत में स्थित भूमि पर कृषि कार्य करने से होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। कृषि भूमि से प्राप्त लगान या कृषि को उपयोग में आने वाले भवन की आय कृषि आय की श्रेणी में आती है। अगला, कृषि आय के प्रकार। इस तरह से कृषि आय क्या होती है हमने देख लिया है किस, और उसके भी कुछ प्रकार है, मतलब किस तरह से मिलती है। हम अलग अलग अब देख लेते क्या क्या चीज़ें होती है। लगान या किराया, अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर अधिकार है, मालिकाना हक है, उस भूमि का वो स्वामी हो, तो उस भूमि को किसी और को कमाई करने के लिए, उत्पादन करने के लिए दे दिया जाता है। तो उसके बदले में जो लगान मिलता है, या बदले में जो किराया मिलता है, या बदले में जो रेवेन्यू मिलता है, वही रेवेन्यू उस व्यक्ति के लिए कृषि आय कहलाती है। तो लगान या किराया कृषि आय कहलाएगा। अगला, कृषि कार्य से प्राप्त आय। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भूमि से संबंधित होती है, जैसे खदानों से प्राप्त रॉयल्टी, डेयरी फार्म की आय, जंगलों की आय, कृषि क्षेत्र मछली क्षेत्रों से आय। भूमि से संबंधित होते हुए भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। तो इसके अलावा जिसके हम कृषि कार्य से प्राप्त आय मान रहे हैं, वो भूमि से संबंधित होना चाहिए, लेकिन कृषि भूमि से। ठीक है। अगला, विक्रय, उपज को विक्रय योग्य बनाने से आय। कुछ जैसे हमने पहले भी बात की, कुछ उपज ऐसी होती है जो सीधे नहीं बिकती, उसमें कुछ न कुछ और भी क्रियाएं करना होती है, जैसे तंबाकू है, कॉफ़ी है आदि। तो इसको भी बेचने से जो आय होती है वो कृषि आय
कहलाती है। उपज बेचने से आय, कोई व्यक्ति अपने खेत की उपज सीधे मार्केट में बेच देता है तो उससे जो आय होगी वो भी कृषि आय होगी, लेकिन वह किसके लिए? केवल उस मकान उस भूमि के स्वामी के लिए, है ना। भूमि का स्वामी अगर जैसे उसके खेत में 10 क्विंटल गेहूं की उपज हुई और वो उस 10 क्विंटल को सीधे मंडी जाकर या किसी और को भी बेच देता है तो उसके बेचने से जो रुपया प्राप्त होता है वह कृषि आय कहलाएगा। अगला, नर्सरी में पौधे तैयार करने से आय। यदि नर्सरी में पौधे तैयार किए हैं और उनको बेचने से कोई आय प्राप्त हुई तो वो भी कृषि आय कहलाएगी। कृषि आय से संबंधित मकान से आय, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं ना, कौन सा? फार्म हाउस। ऐसा मकान अन्य कार्य के लिए किराए पर दिया जाता है तो उसका या उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो उसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। मतलब जो फार्म हाउस है उसका उपयोग केवल और केवल कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए। अगर कृषि कार्यों के लिए किया गया है तो उसकी जो इनकम होगी वो कृषि आय मानी जाएगी। अगला, फसल का बीमा। फसल नष्ट होने पर प्राप्त बीमा कृषि आय कहलाएगा। फसल का बीमा किसी ने करवा रखा है और फसल किसी वजह से नष्ट हो जाती है तो उसके बदले में जो बीमा राशि प्राप्त होती है उसको हमको कृषि आय मानना है, क्योंकि यह उस फसल के बदले में मिल रहा है। अगला, किसान द्वारा अधिक फसल उगाने पर प्राप्त इनाम की राशि। इसको कृषि आय नहीं मानना है, क्योंकि ये एक इनाम है, ये कृषि के बदले में नहीं मिला है, इसको कृषि आय नहीं मानना है। अगला देखें, अंशतः कृषि आय। कुछ आय ऐसी होती है जिसको हम स्पष्ट बंटवारा नहीं कर पाते हैं कि कितनी इसको कृषि आय मानना है और कितना गैर कृषि या व्यावसायिक मानना है। तो ऐसी आयों के संबंध में आयकर अधिनियम में ही फिक्स कर दिया है, दरें निर्धारित कर दी गई है कि किस आय को कितना कृषि आय मानना है और कितना गैर कृषि आय है। तो ये जैसे चाय, रबड़, काफ़ी, ये सब मैंने लिखा है। जगह कम होने की वजह से मैंने पूरा डिटेल नहीं लिखा, केवल चाय लिखा है। तो चाय जो है केवल कृषि आय नहीं कहलाती है, इसमें दोनों मिक्स होती है, क्योंकि कृषि से आय होने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस और की जाती है और उसके बाद इसको बाजार में बेचा जाता है। तो चाय से जो आय होगी उसका 60% हिस्सा कृषि आय कहलाएगा और 40% हिस्सा गैर कृषि या व्यावसायिक कहलाएगा। उसी तरह से अगला, रबड़। रबड़ से कोई आय हुई है तो उसकी भी 65% कृषि आय और 35% गैर कृषि आय, दोनों का बंटवारा, दोनों तरफ बंटवारा होता चला जाएगा। अगला, कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी दो भाग होते हैं, 75% कृषि आय कहलाएगी और 25% गैर कृषि आय कहलाएगी। चिकोरी, भुनी हुई कॉफ़ी। यहाँ ध्यान देना, चिकोरी तो एक ही बार आया, लेकिन कॉफ़ी 3 नंबर में भी आया और 4 नंबर में आया, दोनों में अंतर है। तीसरे वाली केवल इसको कॉफ़ी बोलते हो, जो चौथे नंबर पर दी हुई चिकोरी या भुनी हुई कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी में कुछ और प्रोसेस कर दिया जाता है, कुछ और फ्लेवर डाल दिया जाता है, कुछ और उसको बिकने के हिसाब से और उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो इसमें दोनों, इसमें अब अलग रेट आ जाते हैं। अगर भुनी हुई कॉफ़ी है या चिकोरी है या उसमें कुछ न कुछ और फ्लेवर डाल दिए गए हैं तो उसका जो बिक्री का मूल्य उसका 60% तो कृषि आय माना जाएगा और 40% गैर कृषि आय माना जाएगा। उसके अलावा आखिरी का देखें, स्वयं के द्वारा उगाए गए कृषि उत्पाद को स्वयं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त करना। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो खुद उगाते भी हैं और उसको उत्पादन में खुद में काम लेते हैं। जैसे शक्कर मिल वाला कोई हो तो उसके खुद के खेतों में गन्ने का उत्पादन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर फिक्स रेट नहीं है उसका कितना हम कृषि आय माने और कितना गैर कृषि आय माने, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसका कृषि आय कितना मानना है, तो प्रयुक्त कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य, जो हम गन्ना शक्कर बनाने के या गुड़ बनाने के उपयोग में ले रहे हैं, उस गन्ने की वर्तमान में बाजार कीमत क्या है, उचित बाजार मूल्य क्या है। अगर उस गन्ने को हम बाजार में बेचते तो कितना मूल्य आता, वही कृषि आय माना जाएगा। उदाहरण के लिए गन्ना अगर बेचने ले जाते और उस गन्ने की बाजार में कीमत 5 लाख रुपये है,
गन्ना अगर 5 लाख रुपए में हम बाजार में बेच सकते, अगर खुद का कारखाना ना होता तो 5 लाख रुपए में उस गन्ने को हम बेच सकते थे। तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए उस गन्ने की कृषि आय कहलाएगी। अगला गैर कृषि आय, व्यापार के आय में से प्रयुक्त उत्पाद का मूल्य घटाकर, तो गुड़ बनाकर या शक्कर बनाकर हम कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, उसमें से ये जो 5 लाख रुपये वो हम कम कर देंगे, तो बाकी जो बचा वो गैर कृषि आय या व्यावसायिक आय कहलाता है। अगला भूमि से संबंधित गैर कृषि आय। अब हमने देखा भूमि संबंधित तो 2-3 बार आ चुका है। यहाँ ध्यान देना है हमको, कुछ इनकम ऐसी होती है जो भूमि से संबंधित तो होती है लेकिन फिर भी उसको हम कृषि आय नहीं मानते हैं। नहीं मानने का कारण या तो उसमें कृषि क्रियाएं नहीं की गई हो या कुछ और चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये जो मैं अभी हम देख रहे हैं ये वाली स्लाइड में जितना भी है ये कृषि ये सॉरी भूमि से संबंधित है लेकिन गैर कृषि आय है। जैसे खड़ी फसल के क्रेता को आय, यदि किसी व्यक्ति ने खड़ी फसल को बेचकर खरीद कर बेचा है तो उसको जो भी इनकम होगी वो कृषि आय नहीं कहलाएगी। खदानों से आय, यहाँ पर चूंकि कोई कृषि क्रिया नहीं की गई है इस कारण से इसकी आय भी गैर कृषि आय कहलाएगी। जंगल घास आदि से आय कृषि आय नहीं मानी जाती है। कृषि भूमि में लगे कंपनी से लाभांश, ये कंपनी से लाभांश भी कृषि आय नहीं माना जाता है। ये बात अलग है कि जो भारतीय कंपनी होती है उनका लाभांश वैसे भी कर मुक्त होता है। भंडार गृहों से आय कुछ जैसे कृषि से संबंधित सामग्री रखने के लिए, उत्पादन रखने के लिए भंडार गृह बनाए हुए हैं तो उसकी आय भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं होती है। अन्य भूमि से आय जैसे ईंट बनाने, मछली उत्पादन, हाट बाजार, इनकी आय को भी कृषि आय नहीं मानना है। सिंचाई के लिए पानी देने से आय, ये एक तरह से कमाने के लिए किया है, बिजनेस है, तो सिंचाई के लिए किसी को पानी दिया तो उसकी आय को भी हमको कृषि आय नहीं मानना है। कृषि कार्य में कोई मैनेजर रख रखा हो, उसको जो मजदूरी दिए, पारिश्रमिक दिया, वेतन दिया, उसको भी कृषि आय नहीं मानना है। डेयरी फार्म की आय है या मुर्गी पालन है या मछली पालन आदि कार्यों की आय भी कृषि आय की श्रेणी में नहीं आती है, इनको कृषि आय नहीं मानना है। अन्य और है जिनको हम गैर कृषि आय मानते हैं। महाजन द्वारा ब्याज के रूप में फसल प्राप्त करना, अधिक उत्पादन करने पर पुरस्कार प्राप्त होना, बंधक पर ब्याज, तालाब में सिंघाड़े उगाना आदि कृषि आय नहीं है। तो इन सबको ध्यान देना है। ये भूमि से संबंधित लगते हैं, होते भी हैं, लेकिन कृषि आय इसको नहीं मानना है। अब आपके सामने एक छोटा सा ही उदाहरण आ रहा है जिसको हम एक एक पढ़कर देखें कि वो कृषि आय है अथवा नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, एक एक को पढ़कर हम समझते हैं। उदाहरण 1, कारण सहित बताइए कि निम्न आय कृषि आय है अथवा नहीं। ये आय लिखा गया है तो कृषि आय है अथवा नहीं। पहला, बांग्लादेश में स्थित कृषि भूमि से आय, चूंकि ये कृषि भूमि से आय है, ये कृषि आय होना चाहिए था, लेकिन लिखा है बांग्लादेश में स्थित, तो हमको केवल भारत में स्थित कृषि भूमि की आय को ही कृषि आय मानना है। तो ये विदेश में स्थित है, इस कारण से इस भूमि की कृषि आय को भारत के आयकर के अधिनियम के अनुसार कृषि आय नहीं मानना है। अगला, कृषि भूमि को बंधक रखकर ऋण देने से प्राप्त ब्याज की आय, इसको भी ये जो ब्याज की आय है कृषि आय नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं की गई है। कृषि भूमि को बंधक रख दिया और उसके बदले में जो ऋण दिया है और उससे ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ये कृषि आय नहीं है। अगला, कृषि भूमि पर लगाए गए यूकेलिप्टस एवं सागौन के वृक्षों को काटकर बेची गई लकड़ी से आय। हम जानते हैं भूमि भारत में स्थित हो तो उसको कृषि आय मानते हैं और उसी के साथ साथ उस भूमि पर कृषि क्रियाएं की गई हो। यदि कोई वृक्ष अपने आप उगाता हो
तो उसकी आय को कृषि आय नहीं मानना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, कृषि भूमि पर लगाए गए, इसका मतलब किसान ने ही यूकेलिप्टस और सागौन के वृक्षों को लगाया है। इस कारण से इसको हम ये मानकर चलेंगे कि उस पर कृषि क्रियाएं की गई है। कृषि क्रियाएं की गई है, उनको लगाना, बड़ा करना, ये सब उसने किया है, तो इसके बेचने से जो आय होगी वो कृषि आय मानी जाएगी। अगर ये अपने आप उगे होते तो हम कृषि आय नहीं मानते। अगला चौथा, कृषि कार्य के लिए आवश्यक पशुओं को चराने के लिए उपयोग होने वाली भूमि से आय। चूँकि ये पशु कृषि कार्य में उपयोग होते हैं और उनके लिए भूमि रखी हुई है, तो उस भूमि से आय होना कृषि आय कहलाएगी। बागवानी के रूप में लगाए गए फल फूलों को बेचने से आय, ये नर्सरी वाला ही है, तो इनकी आय भी हमेशा कृषि आय मानी जाती है। एक और उदाहरण है दूसरा, उसको हम पढ़कर देखें। उदाहरण 2, क्या निम्नलिखित प्राप्तियां कृषि आय की श्रेणी में आएंगी? पहला, सर्वाधिक उपज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किसान को दिया गया इनाम, इसको कृषि आय नहीं मानना है, क्योंकि ये अच्छा उपज प्राप्त करने के बदले में इनाम दिया गया है। इसका कृषि क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको कृषि आय नहीं मानना है। दूसरा, खेत की मेड़ पर अपने आप उगाए बबूल के उगाए बबूल के पेड़ों की बिक्री से आय, जिसकी सुरक्षा एवं विकास के लिए कुछ क्रियाएं की गई थी, इसको कृषि आय नहीं मानना है, क्योंकि कृषि आय के लिए जरूरी है कृषि क्रियाएं की गई हो। कृषि क्रियाएं से मतलब उन बीज को लगाया गया हो, उसकी सिंचाई की गई हो, और भी जो कार्य होते हैं कृषि संबंधित वो किए होना चाहिए। लेकिन ये अपने आप उग आए, अगर अपने आप उग गया है तो उसको हमको कृषि आय नहीं मानना है। दूसरा, बाढ़ एवं टिड्डी दल से फसल नष्ट हो जाने पर फसल बीमा क्लेम प्राप्त हुआ, ये जो मूल्य है, बीमा है, फसल के बदले में मिला है, इस कारण से इसको कृषि आय मानना है। भूमि, कृषि भूमि को लगान यानी किराए पर देने से प्राप्त राशि एवं लगान विलम्ब से भुगतान करने पर पट्टेदार से लिया गया ब्याज। यहाँ पर ध्यान दें, भूमि को हमने जैसे किराए पर दिया है, तो बदले में जो रुपया मिलेगा वो तो हमारे लिए कृषि आय है, क्योंकि भूमि के बदले में वो मिला है। लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति ने जो लगान है या किराया वो देरी से चुकाया है, देरी से चुकाने की वजह से या विलम्ब से भुगतान करने की वजह से उससे ब्याज लिया गया है, तो वह ब्याज कृषि आय नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, केवल लगान हमारे लिए या किराया हमारे लिए कृषि आय होगा। किराया या लगान देरी से भुगतान करने के संबंध में जो दंडात्मक ब्याज या और भी कुछ जो मांगते हैं, उसको कृषि आय नहीं मानना है। अगला, भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश जिसकी संपूर्ण आय कृषि आय है, वो कंपनी है, उसका कृषि क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, उसकी भले पूरी आय कृषि आय हो, लेकिन उसको कृषि आय नहीं मानना है, क्योंकि भूमि से उपज प्राप्त होने पर और उस पर कृषि क्रियाएं की गई हो और वो भारत में स्थित हो तो ही हम कृषि आय मानते हैं। यहाँ पर कंपनी चूँकि कृषि क्रियाएं नहीं कर सकती है, इस कारण से इसके कृषि आय नहीं मानना है। ये बात अलग है, हम और उसमें दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो भारतीय कंपनी होती है उनको जो लाभांश मिलता है, भारतीय कंपनी से जो लाभांश मिलता है वो करमुक्त होता है। कृषि आय और कर दायित्व, यहाँ पर अभी तक हमने कृषि आय क्या होती है उसके संबंध में पढ़ा है। अब यह कृषि आय और कर दायित्व यानी इनकम टैक्स का आपस में क्या लेना देना है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय करमुक्त आय की श्रेणी में आती है। कृषि आय के संबंध में हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ आप ध्यान दें, भारत में स्थित
जो कृषि भूमि है उससे अगर कोई आय प्राप्त हुई तो उस आय को आयकर के नियम अनुसार करमुक्त श्रेणी में रखा गया, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हमारे जो 5 शीर्षक हैं, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पैसे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय, इनमें से किसी भी शीर्षक में कृषि आय को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन कर की गणना करते समय व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार करदाता का कर दायित्व ज्ञात करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है। और उसके लिए देखें, निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर कृषि आय को कुल आय में अलग से जोड़कर सर्वप्रथम संयोजित आय पर सकल कर ज्ञात किया जाता है और इसके बाद कृषि आय पर सीमांत दर से छूट घटाई जाती है। इसको थोड़ा सा और वापस एक बार आप समझना, तब जाके समझ में आएगा। ये पूरा पढ़ तो धीरे धीरे समझ में आएगा। करना क्या है, पहले तो जो कुल आय होती है उस पर कृषि आय सहित पर टैक्स निकाला जाता है और बाद में करमुक्त सीमा और कृषि आय को जोड़कर टैक्स निकाला जाता है और आपस में घटाया जाता है। मैं एक एक पढ़कर सुना देता हूँ। सबसे पहले प्रथम शर्त, यहाँ 2 शर्त होती है, या करना है या नहीं करना, उसके लिए भी 2 शर्त है। पहली बात तो ये है कि जो पहली शर्त है कुल आय, ये जो कुल आय की बात कर रहे हैं वो कृषि आय के अतिरिक्त, कृषि आय को इसमें शामिल नहीं करना है ना। तो कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक हो। करमुक्त सीमा से मतलब ये कि सामान्य व्यक्ति हो तो 2.5 लाख, वरिष्ठ हो तो 3 लाख और अति वरिष्ठ हो तो 5 लाख, है ना। तो जो सामान्य इनकम है या कृषि आय के अतिरिक्त जो इनकम है वो कितनी होना चाहिए, करमुक्त सीमा से अधिक होना चाहिए, ठीक। और दूसरी शर्त है इसमें, कृषि की आय 5,000 रुपये से अधिक हो। दोनों चीजें ध्यान रखना है। कृषि के अलावा अन्य आय करमुक्त सीमा से अधिक हो, यानी 2.5 लाख से या 3 लाख से या 5 लाख से अधिक हो, जैसा भी व्यक्ति हो, करमुक्त सीमा से अधिक हो। और दूसरी चीज, कृषि की आय 5,000 से अधिक हो। दोनों एक साथ होना चाहिए। यदि कृषि का आय 5,000 से अधिक है लेकिन उधर करमुक्त सीमा के अंदर है तो कोई भी कर दायित्व नहीं बनता, कोई भी कर की गणना नहीं करना है। और उधर 2.5 लाख से ऊपर है या 3 लाख से या जो भी हो करमुक्त सीमा के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ यानी कृषि आय 5,000 से नीचे हो तो भी यहाँ कृषि आय से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही शर्तें एक साथ पूरी होना चाहिए। सामान्य इनकम कृषि आय को छोड़कर करमुक्त सीमा से अधिक हो और कृषि आय भी 5,000 रुपये से अधिक हो। यदि दोनों अधिक है तो फिर क्या करना है, उनके हम किस तरह से गणना करेंगे। तो उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर कर की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। स्टेप पहला क्या करना है, कुल आय। कुल आय कौन सी, कृषि आय के अलावा जो फर्स्ट शर्त में हमने देखी थी वो धन कृषि आय। तो इन दोनों को जोड़ना है। दोनों का एग्रीगेट जो इनकम है उस पर हम 5%, 20% या 30% जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स लगाएंगे। वो टैक्स की गणना कर ली। उसके बाद अगली स्टेप वापस से घटाओ। घटाओ में 2 चीज़ों पर निकालना है, एक तो कृषि आय लिखना है वापस से दोबारा से, दूसरा उस कृषि आय में करमुक्त सीमा लिखना है। करमुक्त सीमा में वह व्यक्ति कौन सा था, यदि 60 वर्ष से कम आयु का था तो 2.5 लाख रही होगी, अधिक 60 से अधिक और 80 के बीच का होगा तो 3 लाख और 80 वर्ष से ऊपर रहा होगा तो 5 लाख। तो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख जो भी स्थिति रही होगी उसको हम वापस से यहाँ पर जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद कृषि आय और करमुक्त सीमा की जो राशि थी उनको जोड़ने के बाद वापस हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप 1 में जो टैक्स आया था उसमें स्टेप 2 का टैक्स घटा देंगे, जो बचेगा वो देकर कहलाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझें। उदाहरण 3, एक किसान की कृषि आय 2 लाख रुपये हैं एवं अन्य कर योग्य आय 5 लाख रुपये हैं। उसके कर दायित्व की गणना कीजिए। यहाँ दोनों अलग अलग इनकम दी हुई है उसको, किसान को 2 लाख रुपये भी और 5 लाख रुपये भी। एक और चीज़ यहाँ देखें, वो किसान कौन सा है, वरिष्ठ है, सामान्य, ऐसा कुछ नहीं दिया है। जब तक हमको ये नहीं बताया हो कि व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का है या 80 वर्ष से अधिक उम्र का, तो तब तक हमको सामान्य ही मानना है, मतलब वो 60 वर्ष से कम का ही मानना है। मतलब इसके लिए करमुक्त जो सीमा होगी कितनी होगी, 2.5 लाख होगी। तो हम अभी जैसा हमने देखा है, पहली स्टेप में क्या करना है, कुल आय जो कृषि आय के अतिरिक्त थी उसको
धन कृषि आय, इन दोनों को जोड़ना है और संयोजित कुल आय निकालना है। कुल आय कितनी है यहाँ पर 5 लाख है, कृषि आय कितनी है 2 लाख है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो संयोजित यानी एग्रीगेट टोटल इनकम हो जाएगी 7 लाख। अब इस 7 लाख पर जो हमारे गत वर्ष के इनकम टैक्स के रेट हैं उन रेट के अनुसार टैक्स की गणना करना है। तो पहले जो 2.5 लाख है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, नील। अगले 2.5 लाख 5%, 2,50,000 का 5% निकालेंगे 12,500। और इस तरह से अगले 5 लाख आता, लेकिन 7 लाख तक ये 10 लाख से ऊपर होते तो अगले 5 लाख आता। अब बचा कितना, 2 ही लाख बचा है। तो से जो 2 लाख है उस पर 20% हो जाएगा ये 40,000। तो इस तरह से पहले स्टेप में टैक्स 52,500 बना है। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, करमुक्त सीमा को लेना है और धन कृषि आय। तो करमुक्त सीमा अब यहाँ पर हम 2,50,000 लेंगे, वरिष्ठ या अति वरिष्ठ होता तो 3 लाख या 5 लाख लेते। तो 2,50,000 धन कृषि आय कितनी है 2 लाख है। तो इन दोनों को जोड़कर वही वापस हम एग्रीगेट इनकम निकाल लेंगे 4,50,000। अब 4,50,000 से वापस से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो शुरू के 2.5 लाख तक नील, अगले अब 2 ही लाख बचे हैं तो शेष का 2 लाख का 5% 10,000। तो पहली वाली स्टेप में 52,500, दूसरी वाली स्टेप में 10,000। इन दोनों का आपस में घटा लेते हैं तो बचेगा तीसरी स्टेप में 42,500। तो 52,500 में 10,000 घटाने के बाद बचा 42,500। अब इस 42,500 में एजुकेशन सेस को जोड़ देते हैं जो 4% की दर से लगाया जाता है। तो 42,500 का 4% निकालेंगे तो यह आएगा 1,700। तो इस तरह से कुल 44,200 रुपये आयकर बनेगा। लास्ट छोटा सा है कृषि आय की गणना की विधि। कृषि आय की गणना किस तरह से की जाती है, तो बहुत ही सिंपल है। जो भी हमने खेत से उपज बेची है, जो भी हमने कृषि का जो उत्पादन था वो बेचा है, और जितनी भी राशि प्राप्त हुई उसको हमें सबसे ऊपर लिख लेना है। उसके बाद उसमें से घटाना है जो भी खर्चे थे जैसे कृषि संबंधित जो भी व्यय किए उन व्ययों को घटाना, जैसे खाद है, बीज है, कृषि दवाइयाँ है, मजदूरी है, बिजली के बिल है, कृषि के उपकरण है या उनका उपकरणों को या ट्रैक्टर का कोई किराया है, तो इन सब चीज़ों को घटाना है। उसी के साथ अगला कृषि यदि करदाता कृषि आय पर कोई टैक्स चुकाया है या चुकाता है तो उसकी भी कटौती मिलेगी। कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए व्यय एवं ह्रास, अगर कोई डेप्रिसिएशन है या कोई रिपेयर वगैरह हुआ है तो उसका खर्चा भी यहाँ पर घटेगा। इस तरह से जो भी बेचने से प्राप्त राशि उसमें उससे कमाने से संबंधित जितना भी खर्चा था वो सारा की सारा खर्चा घटा दिया जाता है और बाद में जो बची उसको हमको कृषि आय मानना है। अब इसी के संबंध में कुछ और चीज़ें हैं एक दो, जैसे मकान की बात आई थी हमारी कौन सी, फार्म हाउस की। तो कृषि के उपयोग में आने वाले मकान की आय मकान के नियमों के अनुसार हमको गणना करना है। कृषि कार्यों से यदि हानि हो गई है तो कृषि आय जो अन्य तरह की और भी कृषि आय हो सकती है तो उन आयों से ही उनकी पूर्ति की जा सकती है। यदि मैंने बहुत ही जल्दी से पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, सभी पूरा चैप्टर बताने के प्रयास में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, कोई चीज़ छूटे ना ये भी हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस कारण से थोड़ा सा वीडियो हो जाता है बड़ा। आप लोग ध्यान से सुने समझें और कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा से देखें, और कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क करें और जवाब पूछें। मैं हर आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करना चाहिए। इतनी मेहनत करके बनाते तो लाइक तो बनता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।